कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बैंक के लोन के ऊपर। क्या कोई बैंक एक बार आपको लोन सैंक्शन कर दे, ईएमआई भी तय हो जाए, पूरा प्रोसेस हो जाए, उसके बाद क्या बैंक आपके उस लोन को डिसअप्रूव कर सकता है और आपसे लोन की पूरी राशि वापस मांग सकता है? तो ये एक प्रश्न था एक्चुअली मिस्टर संजीव कुमार का, जिन्होंने ईमेल पर लिखकर हमसे पूछा है। हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। संजीव कुमार ने कोई डिटेल में नहीं लिखा है। उनका कहना यह है कि ईएमआई तय हो गई थी, किंतु उसके बाद बैंक ने उनको कांटेक्ट किया और कहा कि पूरा अमाउंट वापस कर दें या फिर 3.50% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ उसे वापस लौटाएं। संजीव जी, हम आपके इस प्रश्न के डिटेल्स तो नहीं जानते कि किस कारण से डिसअप्रूव हुआ, किंतु मैं बैंकिंग लॉ के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी कि ऐसी स्थिति कब उत्पन्न होती है। देखिए, जब आप लोन लेते हैं तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को देते हैं अपने बिजनेस के बारे में, किस पर्पस के लिए आपको लोन चाहिए, आप इसकी पेमेंट कैसे करेंगे, आपकी इनकम कितनी है, ये और आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ये सारे डिटेल्स आपको देने होते हैं। ठीक है, ईएमआई तय हो जाती है, आप एडवांस चेक देते हैं या फॉर्म भर के देते हैं कि आपके सैलरी से या आपके अकाउंट से पैसे पर मंथ काट लिए जाए, जो भी स्थिति हो और जो भी आपकी व्यवस्था हुई हो या जो भी एग्रीमेंट हुआ वो सब ठीक है। किंतु कई बार क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने बैंक को दी होती है, बैंक अगर इन्वेस्टिगेशन करके ये पाए कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत थी, जैसे आपका इनकम का सोर्स गलत था और बैंक को ये संदेह होता है कि उनका लोन वापस मिलेगा या नहीं, तो भी वो डिसअप्रूव कर सकते हैं। और कई बार जिस पर्पस के लिए आपको लोन दिया गया था, आप उस लोन को उस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। मान लीजिए, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, इंडस्ट्रियल सेटअप जो होते हैं वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं कि हमको फला प्रोजेक्ट के लिए लोन चाहिए और प्रोजेक्ट फेजेस में चलेगा, में इंस्टॉलमेंट्स में बैंक जो है लोन रिलीज करता रहता है। मान लीजिए ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है कि वो प्रोजेक्ट भी ठीक नहीं होता, लीगली साउंड नहीं होता या प्रॉपर नहीं होता, या वो प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता जिसके ऊपर बैंक को लोन देना चाहिए, या कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है बैंक को, तो वो चाहे आपका प्रोजेक्ट चल रहा हो, उस प्रोजेक्ट के बीच में ही बैंक अपनी पेमेंट्स, अपना पैसा रिलीज करना रोक सकता है और आपके लोन को डिसअप्रूव कर सकता है। मान लीजिए आपने मकान के लिए लोन लिया, पर आपने मकान कोई लिया ही नहीं, या कोई उनको इंस्टॉलमेंट्स दी ही नहीं, या कोई मकान बन ही नहीं रहा है, या कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि आपकी इन्फॉर्मेशन गलत थी। हालांकि बैंक वर्चुअली जाकर इंस्पेक्शन करता है, सारी चीज़ें देखता है, फिर भी यदि कुछ बात रह जाती है तो बैंक को ये अधिकार होता है कि वो उसको डिसअप्रूव कर दे और अपना पूरा पैसा वापस मांगे। ये बैंक का अधिकार होता है, किंतु मुझे नहीं पता कि आपके केस में क्या सिचुएशन रही है और क्या इन्फॉर्मेशन बैंक ने गलत पाई है, तो हम आउटराइटली कोई भी इस बारे में नहीं कह सकते हैं। एक और सज्जन हैं महेंद्र प्रकाश देवगन, इन्होंने बताया है कि लूम कपड़ा बनाने की मशीन खरीदी थी और वो मशीन खराब निकली। उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन भी ली, मशीन को चेक करवाया, मशीन पुरानी और ख़राब निकली। गुजरात फोरम में उन्होंने केस डाला है और पार्टी जो है, दूसरी पार्टी जो है, नोटिस नहीं ले रही। देखिए, पहली बात तो हम आपको बता दें कि जब कोई केस किसी फोरम में, किसी कमीशन में चल रहा होता है तो उसमें हम बहुत अधिक मदद नहीं कर सकते, किंतु आपको बता सकते हैं कि प्रोसेस क्या होगा। आपका कहना है कि दूसरी पार्टी नोटिस नहीं ले रही है। नोटिस भिजवाने का काम कोर्ट का होता है, कोर्ट नोटिस भिजवाता है और किसी कारण से यदि वो रिसीव नहीं होता, वापस आ जाता है, तो कोर्ट उसको दोबारा भी भेजता है। या तो पता सही नहीं होता, आपको पता देने के लिए कोर्ट कहता है कि उसका फ्रेश एड्रेस दीजिए, और अगर कोई लेने से इनकार कर रहा है, नोटिस नहीं ले रहा और उसमें रिफ्यूज़ल आता है,
तो इसको नोटिस दे दिया गया माना जाता है। अगर ऐसी स्थिति नहीं है कि रिफ्यूज़ल नहीं हुआ है तो आप भी कोर्ट से दस्ती नोटिस ले सकते हैं। दस्ती नोटिस का अर्थ है कि आप कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नोटिस की एक कॉपी हमें भी दे दीजिए, हम अपने लेवल पे ट्राई करेंगे कि उस पार्टी को नोटिस देने के लिए जाएं। इसमें क्या होगा, आप नोटिस देने के लिए पर्सनली जा सकते हैं। यदि वो रिफ्यूज़ करते हैं तो आप रिफ्यूज़ल लिख कर ले आ सकते हैं। आप अपना एफिडेविट कोर्ट में दे सकते हैं कि मैं फला दिन गया था, ये पार्टी उपलब्ध थी, उसने लेने से इनकार कर दिया था, तो आपका एफिडेविट भी नोटिस सर्व्ड माना जा सकता है। तीसरा एक ऑप्शन और भी है, सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज, जो पेपर में पब्लिश की जाती है। मेरा अपना मानना है कि इस तरह की सर्विस का कोई अधिक फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप सर्विस कर तो देंगे पब्लिश करवा के, किंतु जब आपका ऑर्डर होगा तो ऑर्डर को आप इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर आपको उसी व्यक्ति को खोजना पड़ेगा। किंतु ये है कि आप पब्लिश करवा दें, सब्स्टिट्यूटेड सर्विसेज होती है, कोर्ट आपको नोटिस बना के देता है, आप पेपर में जाकर छपवा सकते हैं, उसको नोटिस सर्व हो गया माना जाता है, चाहे कोई पढ़े या ना पढ़े। ये एक तरीका है। पर एक बात आपको बता दें, जब तक नोटिस सर्व नहीं होता मैटर आगे नहीं चलेगा। एक गौरव जायसवाल हैं जिन्होंने लिखा है कि स्टडी वीज़ा के लिए हमें प्रॉमिस किया गया और 7 लाख तक वो दे चुके और स्टडी वीज़ा उनको नहीं मिला। हम इसी विषय पर, वीज़ा के विषय पर एक अलग से वीडियो बना रहे हैं जो 1-2 दिन में अपलोड होगा, जिसमें हम डिटेल में 3-4 केसेस को लेंगे। वीज़ा दिलवाना भी सर्विसेज होगी और ये यदि आपको प्रॉमिस के अनुसार वीज़ा नहीं दिलवाया गया है तो डेफिशिएंसी इन सर्विसेज अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होगी। किंतु यहाँ आपने कोई भी तथ्य नहीं दिए हैं, फैक्ट्स नहीं दिए हैं कि स्टडी वीज़ा में 7 लाख आपने दे दिए और वो वीज़ा कैसे नहीं मिला, आपने क्या इन्फॉर्मेशन दी थी और आपको क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिली थी। इसलिए बेहतर हो आप हमारा अगला वीडियो जो स्पेशली वीज़ा के ऊपर हम अपलोड कर रहे हैं उसको देखिए। वैसे हम आपको ये बता सकते हैं कि बहुत सारी एजेंसीज आपको फैसिलिटेट करती हैं आपका वीज़ा दिलवाने के लिए। उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना, अप्लाई करना, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो आपके बिहाफ पर आपके साइन करवा के पूरी करना। किंतु जिस भी कंट्री में आपका वीज़ा आपको चाहिए उसको देना, आपका वीज़ा देने के लिए परमिशन मिलना न मिलना, ये उस एम्बेसी उस कंट्री की एम्बेसी पे डिपेंड करेगा कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, आप एंटाइटल्ड हैं, आपके सारी चीज़ें पूरी होती हैं। क्योंकि एजेंसीज तो कई बार आपको वादा कर देती है आपको हम दिलवा देंगे, किंतु आपकी एंटाइटलमेंट है कि नहीं वो आपको खुद ही रूल देखने चाहिए। अगर रूल्स में आपकी एंटाइटलमेंट नहीं है तो सारी एक्सरसाइज बेकार हो जा सकती है, क्योंकि वीज़ा देना या वीज़ा दिलवाना उनके हाथ में नहीं होता, किसी भी एजेंसी के हाथ में नहीं होता। वे केवल आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पहुंचाते हैं, सारी चीज़ें वहां तक पहुंचाते हैं। बाकी वीज़ा देना ना देना तो उस कंट्री की एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है, रूल्स रेगुलेशंस के तहत ही आपको मिल सकता है। क्योंकि आपने कोई मुझे डिटेल्स नहीं दिए इसलिए इस बारे में मैं आपको अधिक बात नहीं कर सकती। एक सृजन कुमार हैं जिन्होंने ये कहा है कि NCDRC में उनका केस मेंटेनेबिलिटी पर डिसमिस हो गया है आफ्टर ईयर्स, जबकि ये तो 21 दिन में हो जाना चाहिए, ये उनका मानना है। आपको थोड़ा सा भ्रम है शायद। पहली बात, केस को एडमिट करने के लिए 21 दिन होते हैं। यदि आपने किसी भी कमीशन में केस को एडमिट करने के लिए 21 दिन का समय होता है। मेंटेनेबिलिटी तय करने के लिए कई बार लंबा केस चलता है, क्योंकि मेंटेनेबिलिटी में तो कई इश्यूज होते हैं कि आपका ये केस मेंटेन हो सकता है कि नहीं, चल सकता है कि नहीं। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़े ही लैंडमार्क जजमेंट्स का रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे
लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी का केस था 63 में, जिसमें मेंटेनेबिलिटी थी। पहला एक इशू था कि मेंटेन किया जा सकता है कि नहीं, कंज्यूमर कोर्ट में बिल्डर्स के मैटर्स चल सकते हैं कि नहीं, ये उसका पहला केस था। और इसमें अंत में सारे इश्यूज़ को डिसाइड करते करते पहला इशू ये भी डिसाइड हुआ कि मेंटेन किया जा सकता है, क्योंकि इसमें सर्विसेज की बात है। इसी तरह से मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में डॉक्टर जे मर्चेंट का एक बहुत मशहूर केस हुआ, 2002 में डिसाइड हुआ, जिसमें मेंटेनेबिलिटी का ही प्रश्न था कि डॉक्टर्स के केसेस को, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस को कंज्यूमर कोर्ट को एंटरटेन करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इस पर बड़ी लंबी बहस हुई थी। डॉक्टर्स का ये मानना था कि चूंकि कंज्यूमर कोर्ट के जजेस मेडिकल जानकारी नहीं रखते, इसलिए उनको ये केस डिसाइड नहीं करने चाहिए। तो इसमें बहुत सारे तर्क दिए गए थे, बहुत लंबा केस चला था, और मेंटेनेबिलिटी पर भी इसमें ऑर्डर हुए थे। तो मेंटेनेबिलिटी एक अलग चीज़ है, एडमिट करना एक अलग चीज़ है। 21 दिन का जो समय दिया गया वो एडमिट करने या रिजेक्ट करने के लिए है। मेंटेनेबिलिटी के तो बहुत लंबे लंबे केसेस चलते हैं। तो सृजन कुमार जी, आपको और कोई संदेह हो तो हम हर रविवार को 11:30 बजे सुबह लाइव चैट पर आते हैं। आप लाइव चैट में ज्वाइन कर सकते हैं, अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि आपके और कोई प्रश्न हों तो आप लाइव चैट में संडे को 11:30 बजे हमारे साथ आए और अपने प्रश्न पूछें। थैंक यू वेरी मच। बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकन बेल को अवश्य दबा दीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। और आपके प्रश्नों के लिए हम हर रविवार को लाइव चैट करते हैं। अपने प्रश्न लेकर आइए। ये प्रश्न हम कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होता है उसको लेकर, और एक और प्रश्न जो होते हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा करके प्रश्नों के उत्तर भी सप्ताह में एक बार देते हैं। उसी सिलसिले में, उसी श्रृंखला में हमारा ये वीडियो था। थैंक यू वेरी मच।